स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर में। बच्चों देखिए एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचा हुआ है, गिन के 2-4 दिन ही बचा हुआ है। तो अब हम आपके लिए लेके आए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से पढ़कर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, चाहे जो भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या जैक बोर्ड हो। क्लियर? सीबीएसई का तो अभी आज एग्ज़ाम हो गया होगा पीरियड का, इसके बाद आपका जाके डायरेक्ट फिजिक्स ही है। तो एकदम फोकस हो जाइए, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, एकदम रेडी होइए। इस लेक्चर के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स का मैंने कर रख यहाँ पे बोर्ड में है, एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये वीडियो जो है जैक बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बनाया गया है। क्लियर है? बीच बीच में मेंशन कर दूंगा कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। और हिंदी और इंग्लिश में कोशिश की कि बनाने के लिए, लेकिन एक ही चैप्टर का हिंदी कर पाए, बाकी चैप्टरों का इंग्लिश किए हैं, बट हिंदी में उनको बता दूंगा मैं आपको। एक बार देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। और आप देख पा रहे होंगे हेडिंग हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई एंड जैक बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, शुरू कहां से होगा बच्चों देखिएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेश के गुण को देख लीजिएगा। इसमें जितने प्रॉपर्टीज हैं सारे कर लेना है। कूलम्ब्स लॉ कर लेना है। क्लियर? उसके बाद देखना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसका वैल्यू आती थी, याद है आपको, E इक्वल टू आती होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये वाला डेरिवेशन कर लीजिएगा। जैक बोर्ड में इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पूछा था। क्लियर? तो ये इस वाले के क्वेश्चन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने की संभावना थोड़ा ज्यादा है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से डिनोट करते हैं, Q इंटू 2L इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। देखिए इसमें 2 डेरिवेशन। देखिए चैप्टर 1 से अगर बोले कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे जैक हो या सीबीएसई हो, कौन सा आएगा, तो सिर्फ 5 क्वेश्चन है। कौन 5 क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और दूसरा क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एक बार एक्सियल, एक बार इक्वेटोरियल। हिंदी में बोले तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे ज्यादा जो आने की संभावना होती है वो निरक्षीय रेखा पे आने की संभावना होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसमें भी 3 एप्लीकेशन है और तीनों एप्लीकेशन में से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड में खासकर आवेशित खोखला गोला, होलो स्फेयर वाला लास्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके आने की संभावना पूरी जताई जा रही है। क्लियर है या नहीं है? तो 5 डेरिवेशन में एक डेरिवेशन जरूर आता है, तो आप बच्चों छोड़िएगा नहीं, 5 कर लीजिएगा। क्लियर है? बाकी चांसेस किसके ज्यादा बता दिए थे? एक्सियल लाइन पे और गॉस लॉ के अनुप्रयोग में पहला, दूसरा और तीसरा की आने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसके बाद गॉस लॉ और इसका प्रूफ, हिंदी में गॉस का परिमेय एवं इसका परमान जो होता है वो भी देख लीजिएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी में इसको बोलेंगे स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। अब इसका सारा इंग्लिश होगा, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट भी करके बता दूंगा। क्लियर है? सबसे पहला टॉपिक्स में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, विद्युत विभव क्या है। क्लियर है या नहीं है? अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट एनी पॉइंट। देखिए पिछले साल ये पूछा गया क्वेश्चन है जैक बोर्ड में, लेकिन सीबीएसई में नहीं पूछा है, तो चांसेस है कि सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ दे। क्लियर है? और जैक बोर्ड में जरूरी नहीं कि वो रिपीट नहीं करेगा, कर सकता है। हिंदी में इसको बोलेंगे किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा, अच्छा यहां पे आपको 2 बार लिख दिया हूं मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल। और यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट वाला जो डायग्राम थोड़ा खतरनाक टाइप का इसका डायग्राम बनता है। डायपोल 2 गो चार्जेस, एक -q प्लस q लेके बनाते हैं, और इसमें मिड किसी भी पॉइंट ये P लेते हैं, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है। इसका डायग्राम थोड़ा इस प्रकार का बनता है। क्लियर है या नहीं है? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा बनता है इसका ये वाला एक्सप्रेशन। देखिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिलाकर एक 5 नंबर फिक्स है कि आना ही आना है, कोई नहीं काट सकता है। तो चैप्टर 1 में 5 क्वेश्चन
और चैप्टर 2 में ये 5 नंबरिया क्वेश्चन। हिंदी में बोले तो किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस बार अगर कुछ नहीं तो ये वाला आने की संभावना बहुत ज्यादा है, मोस्ट VVI है। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, 3 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक और सीबीएसई दोनों में बराबर पूछा जाता है। हिंदी में इसको बोलेंगे समविभवी सतह। अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी डायपोल को रख देंगे तो उस पर कितना विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ये वाला ऑब्जेक्टिव भी यहां से फ्रेम होता है और 3 मार्क्स में भी फ्रेम होता है ये क्वेश्चन, जैक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में। अगला क्वेश्चन है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है, डेरिवेशन भी आता है, छोड़ना नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरे हिंदी में समझा देते हैं, समांतर पट संधारित्र और साथ के साथ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछेगा, बीच में क्या डालकर, परावैद्युत डालकर। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात कही जाए तो इन तीनों की है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर 3 में लगभग आपको सब करना पड़ेगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर भी जितने टॉपिक्स छाट के रखे उसमें से सारे जो VVI है वो मैंने करके रखा हुआ है। क्लियर है? देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफवाह वेग और रिलैक्सेशन टाइम विश्रांति काल और उसका रिलेशन ये वाला आपको करना पड़ेगा। फिर क्या है, I = NEAVD। क्लियर है? और मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, ये भी करना होगा आपको, I = NEAVD। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते। क्लियर है? उसी के साथ छोटा सा डेरिवेशन एक है J = सिग्मा, ये भी करना है। अच्छा, इससे 5 नंबरिया क्वेश्चन 5 मार्क्स जो जैक बोर्ड में मेनली पूछता है वो है प्रूफ्स ऑफ ओम्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई बोर्ड जैक बोर्ड में जो VVI है वो क्रिचॉफ्स लॉ है और व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब क्रिचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु, ये छोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये तीनों। इन तीनों से ही एक 5 नंबर का क्वेश्चन लड़ने की संभावना होती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है बायो-सैवर्ट लॉ, छोड़ नहीं सकते हैं आप। लॉरेंज फोर्स 1 मार्क्स पूछता है, 3 मार्क्स भी पूछ लेता है। फिर आते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में रख दे रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। हिंदी में बोलेंगे तो किसी यूनिफॉर्म, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब किसको रख दिए हैं, एक वायर रखें, तार रखें जिससे करंट गुजर रही है, तो कितना चुंबकीय बल होगा, यह डेरिवेशन है। क्लियर है? यानी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आने वाला है, तो वो ये है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। मतलब कोई सर्कुलर लूप, ये वाला किसी सर्कुलर लूप के अक्ष में सेंटर में, अक्ष में किसी सर्कुलर लूप में वृत्तीय लूप के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बी का वैल्यू कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है या नहीं है? अगला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखिए सीबीएसई में इसका एक्सप्रेशन जरूरी होगा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जैक बोर्ड में इसका एक्सप्रेशन आपको करना पड़ेगा। एक लंबा वायर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये करना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक, अगला आते हैं जो इस बार आने की संभावना पूरी जताई जा रही है, वो एम्पियर सर्किटल लॉ, इसकी और साथ के साथ एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। माने सबसे पहले एम्पियर का परिपति नियम सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, और दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन बनाता है 5 मार्क्स में। क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, माने परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में, देखते हैं। अगला है बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए दो पैरेलल वायर है, तार है, दो एक समान रूप से तार है, और दोनों के कारण एक दूसरे पर कितना बल लगाएगा ये निकालना है। तो ये भी जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक क्या कहते हैं, मतलब दो चुंबक के बीच में किसी आयताकार लूप को रखे हैं, तो उस पर कितना क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा।
क्लियर है या नहीं है, सॉरी टॉर्क लगेगा वो निकालना है। क्लियर? इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है, अगर याद हो तो। इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल लूप को रखते हैं। क्लियर है या नहीं है? अरे डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट पे ये वेस्ट करता है। क्लियर है या नहीं है? ये वाला डायग्राम बनता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल की ओर, ऐसे डेरिवेशन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गैल्वेनोमीटर। देखिए कायदे से गैल्वेनोमीटर सीबीएसई बोर्ड में इस बार आने की संभावना 100% है। क्लियर है या नहीं है? ऐसा नहीं है कि जैक बोर्ड में नहीं है, जैक बोर्ड में भी होगी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इस बार इसके आने की संभावना बहुत जताई जा रही है। इसकी सेंसिटिविटी, क्लियर है या नहीं है? हिंदी में बोले तो इसकी सुग्राहिता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बढ़िया बनता है, जो मैंने अपने क्या कहते हैं चैनल में अपलोड कर रखा है। आप ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर जैक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कोई नहीं छोड़ सकते, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा इसकी आने की संभावना इस बार जताई जा रही है। नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर 4 खत्म हो गया, अब चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5 में लिमिटेड टॉपिक है। पहला क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हिंदी में इसको बोलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सुग्राहिता, और डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ, जिसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, लो चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये सब जो तीनों हम करवाए थे वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 में। देखिए कायदे से चैप्टर नंबर 6 को आप छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है और नंबर अच्छा आता है। क्लियर है नहीं है? और इस चैप्टर का सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कुछ कम करे। तो उसमें से सबसे पहले फेराडे लॉ, इस बार जैक बोर्ड में फेराडे लॉ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फेराडे लॉ। लेंज लॉ पूछता ही है, मोशनल ईएमएफ, फिर सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां से यूनिट वगैरह ऑब्जेक्टिव बड़ा बढ़िया बनता है। क्लियर है या नहीं है? और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, ये सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड दोनों में इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलेंगे तो फेराडे का नियम, लेंज का नियम, और गतिज विद्युत वाहक बल, और सेल्फ इंडक्टर में स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण, ये दोनों। क्लियर है या नहीं है? उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब स्व प्रेरकत्व किसका? दो समाक्षीय परिनालिका का। क्लियर है या नहीं? ये लास्ट टॉपिक जो था हमारा चैप्टर का। तो सारा इस चैप्टर में कुछ छोड़ नहीं सकते आप, सारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है बेटा चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे? सबसे पहले इस बार जो सबसे ज्यादा आने की संभावना है वो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों साथ में पूछेगा, 5 नंबर में पूछ सकता है। क्लियर है? सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब यहां से बनता है, छोड़ना नहीं है। फिर आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू, और साथ के साथ इसमें क्या बोले? आरएमएस वैल्यू पूछेगा। अब फेजर डायग्राम 1 मार्क्स में तो आपका बराबर पूछता ही पूछता है, न्यूमेरिकल्स भी रहेगा सीबीएसई बोर्ड में। एलसीआर सर्किट, सीबीएसई बोर्ड में इसके आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि एलसीआर सर्किट पिछले बार जैक बोर्ड में पूछ चुका है, तो इस बार थोड़ा कम है, लेकिन आएगा, आने की संभावना है। क्लियर है? इस बार जो सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा आने की संभावना इस चैप्टर से ये है। क्लियर है? और जैक बोर्ड में सबसे आने की संभावना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इस बार जैक बोर्ड में आने की संभावना 100% है। क्लियर है? और पावर इन एलसीआर सर्किट, इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। एसी जनरेटर भी करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस भी करना पड़ेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है ना? हिंदी में थोड़ा बता देते हैं। औसत वैल्यू किसका? प्रत्यावर्ती धारा का। आरएमएस वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान वाला करना पड़ेगा आपको। फेजर डायग्राम, कला संबंध, क्या कहते हैं, सॉरी, कला सामज्यक ग्राफ, इसको छोड़ नहीं सकते आप, इसको करना पड़ेगा, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में तो आपको पता ही है एलसीआर परिपथ। क्लियर? पावर इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर परिपथ का शक्ति। क्लियर है? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तो इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों का नाम सेम है। इस बार जैक बोर्ड में आने की संभावना पूरी है। एसी जनरेटर विद्युत जनित्र करना पड़ेगा आपको। सीबीएसई बोर्ड में एसी जनरेटर विद्युत जनित्र आने की संभावना उतनी नहीं है। जैक बोर्ड में, सॉरी, जैक बोर्ड में इसकी आने की संभावना उतनी नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है। और जैक बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आगे पीछे कर दे तो हो सकता है दोबारा डाल दे तो, लेकिन छोड़िए नहीं, कर लीजिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। क्लियर है? विद्युतीय अनुनाद, डेरिवेशन भी है 3 नंबर का, टॉपिक भी है 3 नंबर का, और क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बच्चों इसको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर है या नहीं है?
अगला बढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 3 पेज का तो चैप्टर, इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट बताएंगे, पूरा विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, 3 पेज का चैप्टर, इसको पूरा कर लीजिए। देखिए मेनली हम इसमें बता देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के आधार पर उसका बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाने बोलेगा। इंग्लिश में बोले तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बांटने बोलेगा। क्लियर? और जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितने विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सबका उपयोग एप्लीकेशन पूछेगा, कहाँ किसको यूज करते हैं, बस इससे मेनली इतने ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो कुछ नहीं छोड़ सकते, आप सब कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा, मैन इस चैप्टर जो फिजिक्स का जान है वो क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या देखेंगे, एकदम स्क्रीन में रखा हुआ है सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, किसके किसके लिए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला तो ये सेम ही होता है रे। क्लियर है? हिंदी में बोले तो दर्पण सूत्र, किसके लिए, अवतल और उत्तल के लिए, दोनों का सेम होता है। क्लियर है या नहीं है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, माने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दोनों 10th में पढ़े ही है, अगर दोबारा पढ़ना है कर लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और इस बार अगर 5 नंबर में जिसके आने की संभावना ज्यादा है तो ये आएगा बेटा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये दोनों डेरिवेशन, ये वाला 4 गो डेरिवेशन है, 2 गो ये 2 गो करना पड़ेगा और ये 2 गो करना पड़ेगा, तो चारों डेरिवेशन एक जैसे हैं, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है या नहीं है? अगला हम लोग बढ़ते हैं बच्चा, लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला में देखिए इस बार या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, या तो लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा, या तो प्रिज्म फॉर्मूला आएगा। ये तीनों डेरिवेशन में एक 5 नंबर आ रहा है, चाहे जैग हो या CBSE हो, आने की संभावना ज्यादा है। क्लियर है नहीं है? बाकी 3 नंबर में कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज भी एक इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों तो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट रहता ही है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो लेंस निर्माता सूत्र आपको करना पड़ेगा, 2 पतले लेंसों का संयोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म सूत्र, क्लियर है? सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब आप सरल सूक्ष्मदर्शी, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप माने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप माने दूरदर्शी, ये सारे आपको करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है या नहीं है? आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बहुत छोटा चैप्टर है और एक 5 नंबरिया यहाँ से भी उठिए जाता है, और 5 नंबरिया का टॉपिक आप देख लीजिए कहाँ से है। सबसे पहले आपको जानना होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम या अपवर्तन का नियम को प्रमाणित करना है, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, माने हाइगन्स के सिद्धांत से आपको ये दोनों प्रूव करना है। पिछले बार रिफ्रैक्शन आया था CBSE बोर्ड में, इस बार रिफ्लेक्शन आने की संभावना CBSE बोर्ड में ज्यादा है। जैक बोर्ड में भी इसी तरह दोनों में से कोई एक आता ही आता है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर? उसके बाद है हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होगा। क्लियर है? बाकी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों की संभावना कुछ ज्यादा है। क्लियर है ना? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्लियर? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें भी पूछता ही क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ फ्रिंज विड्थ की पूरी कहानी, क्लियर है या नहीं है? ये सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। चलिए अगला चैप्टर बढ़ते हैं, 11वां चैप्टर की ओर। देखिए जिस प्रकार चैप्टर 8 का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उसी प्रकार चैप्टर 11 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब आपको करके जाना है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने कुछ छाटा है, आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट कहां से है। क्लियर है या नहीं है? तो सरफेस बैरियर, पृष्ठीय अवरोध, 1 मार्क्स का 3 को दे देगा और बोलेगा 3 मार्क्स में आपको देके बोलेगा लिखिए तीनों के बारे में। पृष्ठीय अवरोध, वर्क फंक्शन, कार्यफलन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अकेला टॉपिक है 3 नंबर का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन तीनों को दे देगा और बोलेगा तीनों को एक साथ क्या कहते हैं 3 नंबर में देके बोलेगा तीनों को बताइए। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको अभी आपको नहीं बताएं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये 3 नंबर में सॉलिड अकेले पूछ लेगा। क्लियर है या नहीं है? और इसके मतलब ये इकलौता, इसमें अलग से कुछ इसमें डालेगा नहीं, या तो इसको कंप्लीट पूछ लेगा, या तो इन तीनों को एक साथ देके आपको पूछ लेगा। क्लियर है या नहीं है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इसी चारों के साथ दे सकता है। क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेपरेट रहेगा, ये जान लीजिए आप। क्लियर?
अब आता है कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट में है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉर आइंस्टीन का। इस बार इसकी संभावना और इसकी, ये दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीटली आप अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, सारा आपको करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बता रखा है। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, एटम। एटम में आपको देखिए कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक है जो करना है। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन का प्रयोग, ये वाला आपको करना होगा। 3 नंबर में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्लियर है या नहीं है? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल और इसका लिमिटेशंस ये भी देखना पड़ेगा, रदरफोर्ड का मॉडल और उसका कमियां देखना पड़ेगा। उसी तरह बोर का मॉडल और उसका कमियां देखना पड़ेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें लाइमर, बार्मर, पास्चन, ये सब सारी चीजें जो आती है इसको छोड़ के नहीं जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की, और इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट है, ये चैप्टर भी छोटा है, बट कुछ क्वेश्चंस इसके जो बराबर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये सब क्वेश्चंस पूछेगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस से न्यूमेरिकल्स रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आने की संभावना इसमें मास डिफेक्ट से है और न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से है। क्लियर है या नहीं है? और रेडियो एक्टिविटी में देखिए, ये क्लास में नहीं हुआ था, इसका वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। देखिए रेडियो एक्टिविटी सिलेबस से जनरली हटा दिया गया है, बट लर्निंग आउटकम में दिया हुआ है जैक बोर्ड में। और सीबीएसई बोर्ड में इससे क्या पूछेगा, देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है, अल्फा पार्टिकल, उससे निकलता है अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल, तीनों का आपका, तीनों के बारे में, तीनों का प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना है। ये कल आपको वीडियो अपलोड किया हुआ मिल जाएगा, इसको आप प्लीज, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि रेडियो एक्टिविटी जरूर कर लीजिएगा, 1-2 नंबर में पक्का एग्जाम में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्लास 12 का लास्ट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा पास होना चाहता है, इस चैप्टर को अवॉइड करके एग्जाम में नहीं जा सकता है, और अच्छा स्कोर भी करना चाहता है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इकलौता यही चैप्टर से सबसे छोटा भी है और सबसे ज्यादा मार्क्स भी है। 7 नंबर का चैप्टर है, और पढ़ना क्या है, बहुत लिमिटेड। क्या पढ़ना है, पढ़िए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, मतलब ऊर्जा बैंड के आधार पर किसको किसको बांटना है, चालक, कुचालक और अर्धचालक को बांटना है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों के प्रकार, किस उसमें कौन कौन से, प्योर अर्धचालक कौन है, मतलब नैज अर्धचालक और अशुद्धि मिलाया हुआ अर्धचालक जो होगा। क्लियर है या नहीं है? इम्प्योर अर्धचालक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर का 2 पार्ट होगा, पी टाइप और एन टाइप। क्लियर है या नहीं है? ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंप्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना है। क्लियर है या नहीं है? अब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है ना बच्चा, वो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चाहे जैक हो चाहे सीबीएसई हो, यही दोनों से आप देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, यही दोनों से। सेमीकंडक्टर डायोड और इसका कैरेक्टरिस्टिक किस किस बेस्ड में, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, मतलब और क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड और उसका क्या बेटा, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति, हिंदी में बोले तो, और उसका अभिलाक्षणिक वक्र, ग्राफ करना है। और रेक्टिफायर दिष्टकारी कौन कौन सा, हाफ वेव और फुल वेव, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये दोनों तो बराबर अल्टरनेट जैक बोर्ड में पूछता है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सिस्टम, जितना पढ़ना है क्वेश्चन वो कवर हो गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जिसको आप कम टाइम में बहुत बार रिवीजन करके एग्जाम में जाना। क्लियर है नहीं? तो उससे क्या हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और जिन बच्चों को फिजिक्स में थोड़ा डर लग रहा है, इधर उल्टा शुरू करना, चैप्टर नंबर 14 को पहले पढ़ लेना, क्लियर कर लेना। दिक्कत होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं या टाइम लेके मिल सकते हैं, टाइम है अभी, कुछ और हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? बाकी देखिए लास्ट टाइम बचा है, जान झोंक दीजिए, जिस हिसाब से आप रिवीजन करिएगा करिए, बट सारा कवर करके जाइएगा। लास्ट चीज देखिए, जैक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, क्लियर है या नहीं है, देखिए आपको यदि 70 आउट ऑफ 70 चाहिए तो बेटा आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, नोट्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, PYQ प्रीवियस ईयर लगाना पड़ेगा। अब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए लास्ट एक स्टेटमेंट बोलना चाहेंगे। देखिए बेटा, आप लोगों का 2 केस बेस स्टडी क्वेश्चन रहेगा, 4-4 8 नंबर का 2 केस बेस स्टडी। तो मॉडल सेट ओसवाल वाला खरीदिए और सारा केस बेस स्टडी पढ़िए और समझ लीजिए, 8 नंबर सिक्योर। 4 गो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और ओसवाल का करिए, उसी से लड़ने की संभावना रहती है। सारा कर लीजिए, केस बेस स्टडी, असर्शन रीजन, बस इतना कर लीजिए। 4-4 8, 4 12 नंबर, 12 मार्क्स वहीं से लड़ जाएगा।
बाकी तो आप यदि अच्छे से पढ़ोगे तो फोड़ फाड़ दोगे। क्लियर है या नहीं है? लेकिन असर्शन और केस बेस्ड स्टडी तो छोड़ना ही मत, वही आपका इज्जत बचा देगा। क्लियर ही नहीं? जिसको फिजिक्स में डर वर लग रहा है, बाकी जितने लॉन्ग क्वेश्चन बताएं वो सारे कर लीजिए, एग्जाम अच्छा जाएगा। क्लियर है या नहीं है? दोबारा बात ना हो पाए तो आप सभी बच्चों को एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में रेडियो एक्टिविटी के साथ, जो छोटा थोड़ा सा छूटा हुआ है जो करवा देंगे आप लोगों का। क्लियर है या नहीं है? थैंक यू।